अक्करमाशी आत्मकथा का पाठन समाप्त हो चुका है और हम उसके पीछे दिए गए एक छोटे से परिशिष्ट का पाठन कर रहे हैं। जीवन के समकालीन चलने वाली साहित्यिक यात्रा का ब्यौरा है ये परिशिष्ट, क्योंकि आत्मकथा जो है वो कभी ना कभी एक मकाम हासिल कर लेने के बाद हमें समाप्त करनी पड़ती है, लेकिन साहित्य सृजन जो है वो निरंतर सतत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो ताउम्र साहित्यकार करता है। और जीवन के समाप्त हो जाने के बावजूद साहित्यकार जो है अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से जीवित रहता है दशकों तक। इसी लिहाज से ये परिशिष्ट अति महत्वपूर्ण मुझे लगता है। तो जब तक इसे हम पूरा नहीं पढ़ लेते तब तक अक्करमाशी के पाठन को समाप्त न समझा जाए। अक्करमाशी के इस परिशिष्ट के पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि किस प्रकार जो नामांतरण आंदोलन है उसमें कितने उतार चढ़ाव आते हैं और दलित पैंथर जो है संगठन के रूप में किस तरह कार्य करता है। तो अब हम उसके आगे का पाठन करेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। दलित पैंथर आंदोलन पर आधारित दंगल नामक एक लघु उपन्यास मैंने लिखा। अस्मिता दर्श के दीपावली अंक में वह प्रकाशित हुआ 1983 में। इस उपन्यास पर दलित टूट पड़े क्योंकि इसमें दलित पैंथर में स्थित झगड़ों और उनके दहशत का पर्दाफाश किया गया था। इस कारण दलित पैंथर कार्यकर्ता नाराज हो गए थे, तो उनके बीच होने वाले झगड़ों का पर्दाफाश किया गया था। इससे मुझे लगता है कि तुलसी राम जी की ही तरह शरण कुमार लिम्बाले जी भी हथियारबंद क्रांति या मारपीट के द्वारा संघर्ष को नकारते हैं। ये मेरा अपना नजरिया है, आपका इससे भिन्न भी हो सकता है। आंदोलन के विरुद्ध में लिखने वालों के हाथ पैर तोड़ देने चाहिए, ऐसी तीखी प्रतिक्रिया सुनने को मिली। लातूर के पैंथर कार्यकर्ताओं ने मुझे धमकी दी। इस बार दया पवार ने मुझसे कहा, तुम बहुत बड़ा साहस कर रहे हो, दंगल जैसे उपन्यास लिखने के लिए हिम्मत चाहिए। दंगल के कारण मुझे पैंथर्स का गुस्सा सहन करना पड़ा। साहित्य इतर माध्यमों की तरह समाज के प्रति जिम्मेदार होता है, उसका समाज पर परिणाम होता है। आने जाने अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष साहित्य संवेदनशील होता है। दंगल के बहाने मुझे तीव्रता के साथ इसका एहसास हुआ। तो साहित्य जो होता है वो उसका जो असर है आम मानस के पटल पर गहरा पड़ता है। इस लिहाज से यदि आप दलित आत्मकथाओं को देखें तो ये अपने समाज का ब्यौरा प्रस्तुत करती हैं। इस लिहाज से ये ऐतिहासिक मूल्य की धरोहर साबित होती हैं। दंगल उपन्यास मैंने पूर्णतः बोली भाषा में लिखा था। दलितों की बोली और उनके गालियों का प्रयोग मैंने पूरी तफसील के साथ यहां स्वीकारा था। दलित साहित्य बोली भाषा में लिखा जाना चाहिए। मानक भाषा अभिजनों की भाषा है, उसे नकारना होगा। ऐसी भूमिका लेकर लिखने का वह काल था। जूठन के दौरान भी सबसे पहली ही पंक्ति में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी इस बात को लिखते हैं कि जो पारंपरिक साहित्य है उसके अंदर जो भी कुछ लिखा गया है वे कितना झूठा और बेमानी है। उसमें दलितों के जीवन कहीं भी नहीं झलकता। सॉरी। तो ये जो दलित आत्मकथाएं हैं ये पारंपरिक रूढ़ियों को तोड़ती हैं। हमारे साहित्य की विशिष्टता स्पष्ट करने के लिए इस बोली भाषा और गालियों का सहज उपयोग हम लोग कर रहे थे। हमारी बोली आक्रामक थी, गाली गलौज से भरी हुई। हमारी जिंदगी के संदर्भ और तफसील मानक भाषा में नहीं थे। इसका जिक्र मैंने अभी ही किया। मानक भाषा पढ़ने वालों को हमारी भाषा गाली गलौज वाली लगती। ये साहित्य कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ाएं आदि प्रश्न उठाए जाने लगे। इनकी पुस्तकें लड़के लड़कियों के हाथों में नहीं जानी चाहिए, इस प्रकार की सावधानी बरती जाने लगी। लड़के लड़कियों के हाथों में नहीं जानी चाहिए और बतौर महिला मैं इसका पाठन अपने हाथों में लेकर आप लोगों के समक्ष कर रही हूं। तो ये बात तो सही है कि ये साहित्य कैसे पढ़ें और कैसे पढ़ाएं। पढ़ना इसको आसान है, लेकिन सबके समक्ष इसको प्रस्तुत करना और उसकी व्याख्या करना अत्यंत दुष्कर लगा मुझे भी बतौर महिला होते हुए। लेकिन फिर भी
मैंने साहस जुटाया इसको पढ़ने के लिए आप लोगों के समक्ष, क्योंकि इसका सामने आना बहुत जरूरी लगा मुझे। दलित लेखकों को चाहिए कि वे मराठी व्याकरण समझ लें, उन्हें शुद्ध लिखना चाहिए, सरस्वती के दरबार में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। दलित साहित्य की बोली भाषा समझ में नहीं आती। दलित लेखकों को चाहिए कि वे आक्रामकता को छोड़ दें, अन्यथा समाज में बेकार ही तनाव पैदा हो जाएगा, क्योंकि अपने लोग जब लिखने लगेंगे, अपनी आप बीती जब लोगों के सामने आएगी, तो पूरा समाज नंगा होगा। पूरे दुनिया के सामने यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है, जिसे अब तक ढक फूक कर धर्म का जामा पहनाकर रखा गया था, वे उजागर हो जाएगी। दलित साहित्य में आवेश की नहीं, तटस्थता की जरूरत है। लेखक कार्यकर्ता नहीं होता, वे कलाकार होता है। दलित साहित्य को हम साहित्य के रूप में पढ़ते हैं। हमारे साहित्यिक मूल्य होना चाहिए, जरूरी है। ये प्रश्न प्रतिपक्ष में उठाए जाते। दलित लेखक जो है, साहित्यकार जो है, वह कार्यकर्ता नहीं होता, वह कलाकार होता है। कलाकार कुछ भी झूठी सच्ची कहानियां गढ़ सकता है, लेकिन एक कार्यकर्ता जीवंत रूप में जीवन का सजीव चित्रण करता है। इसी कारण हमें हमारे शब्दों की ताकत का पता चलता, बिल्कुल पता चलता है कि उनके लिखने से लोगों के पेट में मरोड़ उठ रही है, लोग सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तर्कशील हो रहे हैं। तो इससे संभ्रांत लोगों के पेट में तो जरूर मरोड़ उठती होगी। हम वाक्यों को शस्त्र की तरह उठाने लगे। दलित साहित्य सामाजिक परिवर्तन का हथियार है। वाक्यों को शस्त्र की तरह उठाने लगे, इसका मतलब कि ये समझ में आने लगा कि तलवार के बनिस्बत कलम की ताकत ज्यादा जोरदार है, और यही ताकत का इस्तेमाल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने किया। तो सवर्णों को लड़ने वालों से डर नहीं लगता, क्योंकि लड़ने वालों के लिए तो पूरी व्यवस्था की नाकाबंदी उन्होंने अपने हाथों में रखी हुई है। उन्हें डर लगता है तर्कशील व्यक्तियों से, बुद्धिजीवियों से, जो उनसे सवाल जवाब करें और जिनके सवालों का जवाब सवर्णों के पास ना हो। तो ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों से उन्हें डर लगता है, वरना बाबा साहब अकेले ही खड़े थे पूरे सवर्ण समाज के विरुद्ध उस वक्त, और सारी व्यवस्था अपने हाथों में होने के बावजूद भी वे उनका बाल बांका भी नहीं कर सके, उनके सृजन को कहीं नहीं रोक सके, उनको रोकना नामुमकिन हो गया सभी सवर्णों के लिए एकजुट होने के बावजूद। तो इससे ही पता चलता है कलम की ताकत का। दलित साहित्य सामाजिक परिवर्तन का हथियार है, ऐसी भूमिका लेकर हम चर्चा करने लगे। मैं जब कभी सार्वजनिक पुस्तकालयों में जाता तो अपनी ही पुस्तकें मंगवा कर देखता। मेरी पुस्तकों पर पाठकों की प्रतिकूल फतवे दिए हैं, इसका एहसास होता। कभी आरंभ के पन्नों पर सूचना लिखी होती, यह किताब गंदी है, कृपया इसे न पढ़ें। दलित साहित्य की सृजन प्रक्रिया समझ लेते समय इस तफसील को समझ लेना जरूरी है। दया पवार का बलुता और राकेश माने का उपरा, दोनों आत्मकथाएं उन दिनों खूब चर्चा में थी। इसके कारण मराठी साहित्य में आत्मकथा लिखने की एक लहर उठी। अनेक जाति उपजाति के संवेदनशील व्यक्तियों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी। मैंने जो जिंदगी जी थी वह इन सब से भिन्न थी। यकीनन अक्कर माशी पढ़कर हमें इस बात का यकीन हो जाता है कि जो चुनौतियां शरण कुमार लिम्बाले जी के सामने रही होंगी वे बनिस्बत कम होंगी दूसरे दलित साहित्यकारों के सामने। अक्कर माशी होने का, नाजायज होने का ठप्पा उनके ऊपर नहीं लगा हुआ था। मेरी इच्छा हुई कि मैं आत्मकथा लिखूं। उन दिनों मेरा स्थानांतरण लातूर में हुआ था। सूर्य नारायण रणसुभे जी के संपर्क में मैं आया। मेरे लेखन के वे प्रशंसक थे। आत्मकथा लिखने की इच्छा मैंने उनसे कही। उन्होंने कॉलेज में मराठी की कई आत्मकथाएं मुझे उपलब्ध कराई। ये संभवतः 1980-81 का समय था। अंततः मैंने अक्कर माशी लिख दी। गुलबर्गा कर्नाटक से प्रकाशित होने वाली मराठी त्रैमासिक पत्रिका अनुबंध में वह छपी। बाद में उसके कुछ अंश अस्मिता दर्श में क्रमशः प्रकाशित हुए। 1984 में
पुणे के श्री विद्या प्रकाशन ने अक्कर मासी को प्रकाशित किया। इसके प्रकाशन से मानव साहित्य जगत में एक बड़ा विस्फोट हुआ, चर्चाएं शुरू हुई। इस पर मराठी के शीर्ष साहित्यकारों और समीक्षकों ने लिखा। 20-25 के वर्षों बाद भी यह आत्मकथा चर्चा के केंद्र में है। पाठकों के आज भी पत्र आते हैं और मेरी पहचान अक्कर मासी के लेखक के रूप में होती है। इसके मराठी प्रकाशन के कुछ ही वर्षों बाद इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर रणसुभे जी ने किया। पहले इसे डॉक्टर महीप सिंह ने संचेतना में क्रमशः छापा। बाद में प्रभात प्रकाशन दिल्ली ने इसे प्रकाशित किया 1991 में। हिंदी में यह चर्चा के केंद्र में रहा। देश के अनेक भागों से मुझे पत्र आने लगे। अक्कर मासी के कारण मेरे जीवन को एक नई दिशा मिल गई। आज तक जो अपमानित जीवन में जी चुका था, अब सभी ओर से मैं सम्मानित होने लगा। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा बदलाव शरण कुमार लिम्बाले जी के जीवन में आया होगा। दलित पैंथर का आंदोलन महाराष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक जीवन में रौद्र तांडव नृत्य ही था। इस विराट और विशाल आंदोलन ने उसके विद्रोह में प्रस्थापितों के मन में डर पैदा कर दिया था। पैंथर का संगठन देश के स्तर पर था, परंतु पैंथर पर एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। तो यहां पर हमारा दलित समाज जो है वो लैक करता है। ये हमारे समाज की ड्रॉबैक है कि अपने ही अच्छाइयों को, अपने ही आंदोलन को लिखने वाला कोई नहीं है, जबकि आप सवर्णों द्वारा किए गए छोटे से छोटे आंदोलन को भी अतिशयोक्तिपूर्ण लिखा गया साहित्य के रूप में या इतिहास के रूप में पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे अपने दलित बहुजन नायकों को या अपने बहुजन आंदोलनों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लिखा ही बहुत कम गया है। बुद्धिजीवियों को आगे बढ़ाने के लिए मतलब हमारा जो समाज है वो कभी कोई सहयोग नहीं देता। जबकि आप तुलसीदास जी की रामायण जब उन्होंने लिखी महज 400 साल पहले, तुलसी घाट बनाया गया बनारस में उनके नाम पर, और उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया गया। हमारे समाज में बहुजन बुद्धिजीवियों को इस तरह कभी नहीं बढ़ाया गया। यह खाई भरने हेतु मैंने दलित पैंथर नामक पुस्तक संपादित की। पुणे के सुगावा प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया 1989 में। पैंथर आंदोलन के एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ के रूप में आज भी इस पुस्तक को सराहा जाता है। कर्नाटक के DN बेलगली जी ने अक्कर मासी का कन्नड़ अनुवाद किया। यह अनुवाद कन्नड़ साप्ताहिक सुद्धि सांगाथी में धारावाहिक प्रकाशित हुआ। बाद में नव कर्नाटक प्रकाशक बेंगलोर से यह प्रकाशित हुआ 1992 में। सुरेंद्र अज्ञात ने हिंदी से इसे पंजाबी में अनुवाद किया। आरंभ में पंजाबी का यह अनुवाद जालंधर में प्रकाशित नवा जमाना अर्थात नया जमाना में प्रकाशित हुआ। बाद में लोकगीत प्रकाशन जालंधर ने इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया 1996 में। अक्कर मासी को अंग्रेजी अनुवाद संतोष भूमकर ने किया। अंग्रेजी अनुवाद द आउटकास्ट नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2003 में प्रकाशित किया। अक्कर मासी का तमिल अनुवाद भास्करन ने किया। इसे पुस्तक रूप में वाडियाल पाथिमगम कोयमतूर ने प्रकाशित किया 2003 में। इसी तरह का मलयालम अनुवाद दामोदरन कालियत ने किया। यह अनुवाद आरंभ में दैनिक मातृभूमि कोझिकोड में क्रमशः प्रकाशित हुआ। उसके बाद मातृभूमि ने इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया 2005 में। अक्कर मासी का गुजराती अनुवाद मुलजी भाई खुमाण ने किया। उसे अहमदाबाद के S दिशा ने क्रमशः प्रकाशित किया 2005 में। अक्कर मासी की सफलता के कारण मेरे पास प्रकाशक नए नए लेखन की मांग करने लगे। अनेक दीपावली विशेषांकों को मैंने कहानियां भेजी। इन कहानियों के बाद 12 मासी 1988 में, हरिजन 1988 में, रथ यात्रा 1993 में शीर्षकों से संग्रह प्रकाशित हुए। इन तीनों कहानी संग्रहों की कहानियों का हिंदी अनुवाद दलित ब्राह्मण 2004, जिसका पाठन मैं अंबेडकर नामा के मंच से पहले कर चुकी हूं, तथा छुआछूत 1994, यह पुस्तक भी मेरे पास है, पढ़ी जा चुकी है, शीर्षक से वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया। इन दोनों संग्रहों का अनुवाद निशिकांत ठकार ने किया। अक्कर मासी के बाद 12 मासी प्रकाशित हुई।
कई पाठकों और समीक्षकों को लगा कि ये अक्कर माशिका ही अगला खंड है और वैसे ही चर्चाएं शुरू हो गईं। मतलब या तो ये बिना पढ़े ही ये चर्चाएं शुरू हो गई या भ्रमित करने के लिए ये चर्चाएं शुरू हुई। दोनों ही तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। 12 मासी की नायिका स्वाति पर पुरुष में अधिक गहरी हो जाती है तो रानी मासी में उसे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व प्राप्त हो जाता है। रानी मासी में उसे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व प्राप्त हो जाता है तो 12 मासी, पर पुरुष और रानी मासी ये तीनों किताबें एक ही नायिका की भिन्न भिन्न छायाएं हैं। अक्कर मासी की सफलता के बाद मुझे अक्कर मासी का ठप्पा लग गया और मैं दलित साहित्य के अलावा कुछ अलग सबको स्पर्श करने वाले विषय पर लिखूं, इस प्रकार का आग्रह सोलापुर से प्रकाशित होने वाली केसरी के संपादक अरुण राम तीर्थकर का था। उन्हीं के आग्रह के कारण मैंने केसरी में ललित लेखन किया था जिसे पाठकों ने भरपूर सराहा। दलित इस लेखन पर टूट पड़े। विद्रोही लेखक अब रोमांटिक प्रेम में फंस गया है, काम से गया, ऐसी टीका टिप्पणियां भी होने लगी। परिवर्तन हेतु लिखने की जरूरत क्या खत्म हो गई है, ये प्रश्न मुझसे पूछा जाने लगा। तो मतलब अपने ही लोग इनकी टांग खींचने लगे कि लगता है अब इनकी धार खत्म हो गई है, या पॉपुलर होने के बाद अब इन्हें लगता है कि और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, परिवर्तन की कोई और गुंजाइश इनके हिसाब से नहीं रह गई है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा मानना है कि दलित साहित्यकार को आर्थिक रूप से या किसी भी दलित बुद्धिजीवी को आर्थिक रूप से समाज कभी आगे नहीं करता। यदि जिनका आधार जीविका का लेखन ही हो तो उन्हें जनता की नब्ज पसंद नापसंद के हिसाब से भी लिखना पड़ता है, अपनी रोजी रोटी चलाए रखने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हर वक्त परिवर्तन लिखने के लिए रोमांटिक चीजों से परिवर्तन नहीं आ सकता। इनकी कहानी नाम भूल रही हूं मैं, जिसमें दलित नायक का सवर्ण नायिका से प्रेम हो जाता है और उसके चलते इनके नायक के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। तो रोमांटिसिज्म की कहानी थी, लेकिन उसमें किस प्रकार का जातिवाद के जरिए समझाने की कोशिश की गई थी व्यवस्था को, उसको भी समझना होगा हमें। केसरी में मेहंदीच्या पानावर अर्थात मेहंदी के पत्ते पर इस स्तंभ लेखन पर संस्कार कर उसको रानी मासी के रूप में मैंने प्रकाशित किया था 1992 में। इस उपन्यास पर समीक्षक बुरी तरह टूट पड़े। अक्कर मासी की पूर्व लिखित दंगल और 12 मासी के बाद लिखी पर पुरुष को इकट्ठे कर भिन्न लिंगी 1991 ये उपन्यास मैंने प्रकाशित किया। दंगल में एक कार्यकर्ता के मन की उथल पुथल थी तो पर पुरुष में सरकारी कर्मचारी के मन में मौज मजा करने की वृत्ति। तो ये शायद हो सकता है इनके सर्विस में आने के बाद जो थोड़ी बहुत आर्थिक सहूलियत इनके जीवन में आई होगी और थोड़ा कंफर्टेबल फील किया होगा इन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में भी, उसका शायद हो सकता है इसमें वर्णन मिले। ऐसा मेरा अनुमान है, बिना पढ़े तो पढ़ने के बाद ही बाकी तस्वीर सामने साफ होगी। परंतु इस उपन्यास की चर्चा नहीं हुई। उत्पात के बाद प्रकाशित कविताओं को इकट्ठा कर दूसरा काव्य संग्रह श्वेत पत्रिका 1989 में प्रकाशित की। इस संग्रह की भी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी अपेक्षित थी। अक्कर मासी के प्रभाव के नीचे मेरी अन्य कृतियों की उपेक्षा हुई। अक्कर मासी जैसी गहराई अथवा ऊंचाई यह कृति प्राप्त नहीं कर सकी, ऐसा फतवा मेरी प्रत्येक पुस्तक के संबंध में दिया गया। नई पुस्तक प्रकाशित हो जाने के बाद मैं भयानक रिक्तता का अनुभव करता हूं। एक गैप पीरियड होता है, मेरे पास जो कहने जैसा था वह सब कुछ खत्म हो गया है, मैं खाली हो गया हूं। इस एहसास के कारण मैं भीतर से टूटने लगता हूं। तो ये भी एक मैं समझती हूं माइंड गेम लोग खेलते हैं, ऐसा कह के कि अक्कर मासी जितनी तो ये पॉपुलर नहीं हुई, तो ऐसा कहना मतलब लेखक को डीमोरलाइज करना। ये इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। फिर से नींव खोदना, नींव भरना शुरू हो जाता है। मैं अपना खालीपन भरने हेतु पुस्तकों का संपादन करने लगता हूं। मैंने अनेक विषयों पर पुस्तकें संपादित की हैं। दलित प्रेम कविता 1986, दलित पैंथर 1989, दलित आंदोलन 1991, दलित साहित्य 1991, प्रज्ञा सूर्य 1991, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी 1992, मराठी साहित्य के नए प्रवाह 1993,
विवाह बाह्य संबंध नवीन दृष्टिकोण 1994, गाव कुसा बाह्य रील कथा 1997, ज्ञान गंगा घरोघरी 2000, शतकालीन दलित विचार 2001 मेरे ये सभी संपादन संदर्भ ग्रंथ के रूप में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तो इतना लेखन कार्य के साथ साथ संपादन कार्य भी लिंबाले जी ने किया है। मुझ जैसे लेखक को संपादन में फंस जाना चाहिए था क्या? दर्जनों सैकड़ों किताबें संपादित करने की अपेक्षा कोई अच्छी पुस्तक लिख लेनी चाहिए थी। ऐसी चर्चा अक्सर मेरे प्रति आत्मीयता रखने वाले करते हैं, अथवा अक्कर माशी के अलावा ये कुछ लिख नहीं सकते, ऐसी भी टीका टिप्पणी होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों ही तरीकों से डिमोरलाइज करने की कोशिश। दलित साहित्य के विकास की इस यात्रा में मेरे द्वारा संपादित पुस्तकें महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी आत्मकथा लिखो या अपने ही निजी अनुभवों को बार बार घुमा फिरा के लिखना, तो ये कोई लेखन कार्य नहीं है। जब इतनी सारी पुस्तकों को संपादित किया जाता है, वो भी तो समाज के लिए उपयोगी साबित होती हैं। यदि वे पुस्तकें संपादित होने से रह जाएं, तो समाज को इतनी सारी कृतियां मिलने से वंचित हो जाएं। तो हर काम की एक अलग अहमियत होती है, कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है। दलित साहित्य को समृद्ध करने वाली अनेक संपादित पुस्तकें प्रकाशित भी हुई हैं। नया विषय, नया प्रवाह स्थापित करने हेतु ऐसी संपादित पुस्तकों की जरूरत होती है। संपादित पुस्तकों में एक ही विषय के अनेक आयाम स्पष्ट होते रहे हैं। अनेक विशेषज्ञ और विद्वान लेखक एक ही विषय पर अनेक आयामों से विचार करते रहते हैं। हर एक का नजरिया अलग होता है, हर एक की मानसिकता अलग होती है, और उसी मानसिकता और उसी नजरिए के चलते चीजों को भिन्न तरीके से हर इंसान देखता है। संपादित पुस्तकों में एक ही विषय पर अनेक आयाम स्पष्ट होते हैं। अनेक विशेषज्ञ और विद्वान लेखक एक ही विषय पर अनेक आयामों से विचार करते हैं। दलित साहित्य को भी सभी दृष्टियों से समृद्ध करने, उनकी चर्चाएं बनाए रखने, पाठकों के हाथ दलित साहित्य विषयक नई नई पुस्तकें देते रहने के विचार को मन में रखकर मैंने ये संपादित किए हैं। तो इसका थोड़ी देर पहले ही मैं एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूं कि यदि इन पुस्तकों का संपादन ना हो तो बहुत सारी अच्छी कृतियों को पढ़ने से हम वंचित रह जाएं। मैंने कुछ दिनों भारत सरकार के आकाशवाणी केंद्र में नौकरी की है। सोलापुर आकाशवाणी केंद्र पर कार्य करते समय अनेक संवादात्मक कार्यक्रम मैंने लिखे। ये लेखन का स्वरूप लोगों का मनोरंजन तथा प्रबोधन करता था। आरंभिक काल में मैंने नाट्य लेखन किया, इस कारण आकाशवाणी में संवादात्मक कार्यक्रम लिखते समय मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। बाद में मैं यशवंत चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक की नौकरी में चला गया। इस कारण विद्यापीठीय स्तर के लेखन का अनुभव लेता रहा। दलित साहित्य में उपन्यास लेखन की उपेक्षा सी की गई है। दलित लेखक उपन्यास लेखन की ओर क्यों नहीं मुड़ता? बार बार ये प्रश्न उपस्थित किया जाता है। दलित कविता, कहानी, आत्मकथा और नाटक भरपूर लिखे गए हैं। इन विधाओं की तुलना में उपन्यास का क्षेत्र समृद्ध नहीं है। कुछ उपन्यास प्रकाशित जरूर हुए, परंतु वे चर्चा में नहीं थे। मैं बहुत सोच समझकर उपन्यास लेखन की ओर मुड़ा। उपल्या नामक मेरा ये पहला उपन्यास 1988 में प्रकाशित हुआ। मुंबई और मंत्रालय में किए गए काम का अनुभव इसके मूल में था। बीच में मैं रामदास आठवाले जब महाराष्ट्र के समाज कल्याण मंत्री थे तो उनके व्यक्तिगत सहायक के रूप में कार्यरत था। इस उपन्यास की भरपूर चर्चा हुई। कहानी, आत्मकथा, डायरी और उपन्यास, इन विधाओं का उपयोग कर यह उपन्यास लिखा गया था। उपन्यास में व्यक्त आश्रय विषय पर चर्चा हुई, परंतु उसके शिल्प पक्ष पर बहस नहीं हुई। शिल्प पक्ष पर बहस क्यों नहीं हुई, पहले आगे पढ़ लेते हैं। इसका मुझे दुख है कि दलित साहित्य की समीक्षा में आश्रय विषय पर ही बहस होती है, शिल्प पर नहीं। इसका बहुत बड़ा सही कारण यह है कि इस साहित्य का अनुभूति विश्व ही इतना भयानक, बेचैन करने वाला यथार्थ होता है कि पाठक और समीक्षक उसमें ही उलझ जाता है, मौन हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है। दलित साहित्य के कला पक्ष की ओर देखने का उसका मन ही नहीं करता। परिणामतः आशय विषय की ही चर्चा होती रहती है। उसके साहित्यिक मूल्यों की
उपेक्षा हो जाती है। और मेरे नजरिए से यदि आप इसको समझेंगे तो मुझे लगता है कि जानबूझकर जो शिल्प विन्यास है उसकी उपेक्षा की जाती है, क्योंकि वे पारंपरिक साहित्य में कहीं भी फिट नहीं बैठता, उसके ऊपर की गई चर्चा किसी को सूट नहीं करती। यदि उसके ऊपर चर्चा होगी तो पारंपरिक साहित्य की तरह के पैरेलल जैसे दलित साहित्य खड़ा हो गया है, वैसे ही जो पारंपरिक शिल्प है कहानी लिखने का या साहित्य का, उसके पैरेलल एक दलित शिल्प खड़ा हो जाएगा। इस डर से भी हो सकता है इसके ऊपर चर्चा ना की जाती हो। ये मेरा अपना नजरिया है और मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं सोच रही हूं। उपल्या, इस उपन्यास का हिंदी अनुवाद युद्धरत आम आदमी में क्रमशः छापा। बाद में राधाकृष्ण प्रकाशन ने इस नर वानर शीर्षक में छापा 2003 में। इस उपन्यास के बाद मैंने हिंदू उपन्यास लिखा 2003 में। इस उपन्यास में आत्मकथा और उपन्यास दो विधाओं का मिश्रण किया गया है। उपन्यास का हिंदी अनुवाद डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे ने किया है और वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। हिंदू का मलयालम अनुवाद कालिया दामोदरन ने किया है और यह अनुवाद DC बुक पब्लिशर्स कोट्टयम ने प्रकाशित किया है 2005 में। हिंदू का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ है 2009 में। बहुजन शीर्षक से मराठी में प्रकाशित हुआ उपन्यास है 2005। उपल्या हिंदू और बहुजन में हिंदू यथार्थ और उसके विरोध में उग्र दलित यथार्थ, इसमें स्थित ताने बाने को पकड़ने का प्रयत्न हुआ है कि हिंदू और बहुजनों के बीच में जो टग ऑफ वॉर रहता है, सीसॉ का खेल चलता है, उस चीज को लेकर शायद ये लिखा गया है। दलित साहित्य में श्रृंखलाबद्ध उपन्यास लेखन नहीं हुआ, इस बहाने इसकी पूर्णता भी हो गई है। अपने लेखन की शुरुआती दिनों में मैं लेखक धर्म जानने हेतु मराठी के करीब करीब सभी समीक्षा ग्रंथों को पढ़ चुका था। दलित साहित्य लिखते समय मैंने यही गति कायम रखी। दलित साहित्य की समीक्षा से संबंधित सभी ग्रंथ मैंने पढ़ लिए थे। इतना ही नहीं, समाचार पत्रों में छपे समाचार, साक्षात्कार, लेख, प्रस्तावना, पुस्तक समीक्षा, भाषण, परिसंवाद, संगोष्ठियां, सभा सम्मेलन आदि माध्यमों द्वारा दलित साहित्य को जान लेने का मैंने प्रयत्न किया है। तो पढ़ने लिखने की जिसकी परंपरा होगी वही साहित्य सृजन भी कर सकता है। इससे पहले भी तुलसीराम जी हों, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हों, उन सभी ने बहुत बहुत पुस्तकों का अध्ययन किया था अपनी आत्मकथा लिखने से पहले या किसी भी तरह के साहित्य विधा को पढ़ने से पहले। तो ये बात जो है हमारे दलित समाज को सीखनी पड़ेगी कि पढ़ाई लिखाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। नए प्रकार के संबंध में जो पक्ष विपक्ष में तर्क हैं, विवाद हैं, उन्हें मैं पूरे विवेक के साथ जान लेना चाह रहा था। दलित साहित्य का आत्मलोचनात्मक अध्ययन, यह विषय मैंने PhD के लिए चुना। तो एक अलग किस्म की PhD है कि दलित साहित्य का आत्मलोचनात्मक अध्ययन। हमारे दलित साहित्य के बारे में जिन्होंने आलोचनात्मक लिखा होगा उसको भी मुझे लगता है इसमें इंक्लूड किया गया होगा, और जो ड्रॉबैक हमारे साहित्य में रह गई है शायद उसको भी इंक्लूड किया होगा। ये मेरा अपना अनुमान है। तो इसको पुस्तक को मैं जरूर मंगवा के पढ़ूंगी, जिससे कि मुझे भी ये पता चले कि आगे जब मैं किसी पुस्तक को पढ़ूं, उसका पाठन करूं, तो मैं और ज्यादा न्याय संगत हो सकूं उस पुस्तक के प्रति। ये विषय मैंने PhD के लिए चुना। डॉक्टर LR नासिराबाद मेरे गाइड थे। बाद में ये प्रबंध दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र शीर्षक से मराठी में 1996 में प्रकाशित हुआ। ओके, तो उनकी ये पुस्तक मेरे पास है। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद रमणिका गुप्ता जी ने किया और इसे वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया 2000 में। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद आलोक मुखर्जी कनाडा में जो है ने किया और इसे ओरिएंटल लॉन्गमैन ने 2 words on एस्थेटिक ऑफ दलित लिटरेचर शीर्षक से प्रकाशित किया गया 2004 में। समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व, इन मानवीय मूल्यों में दलित साहित्य के सौंदर्य को ढूंढने का प्रयत्न प्रस्तुत ग्रंथ में हुआ है। तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कही गई बातों का समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व
जैसी बातों का इसमें खोजबीन की गई है। पिछले कुछ वर्ष में से मैं सोचने लगा हूं कि सृजनात्मक लेखन के बारे में जो खालीपन, जो रिक्तता आती है, उसे भरने हेतु पुस्तकें संपादित करने के बजाय श्रेष्ठ ग्रंथों की समीक्षा की जाए। इसके लिए दलित साहित्य के अंतर्गत चर्चित पुस्तकों का चुनाव कर उसकी तटस्थता से समीक्षा करने का प्रयत्न मैंने किया। इन पुस्तकों की समीक्षा करते समय मुझे इस साहित्य के स्वरूप, इसकी विशिष्टता, प्रयोजन आदि से संबंधित ठोस मुद्दे हाथ लगे। इन मुद्दों के आधार पर दलित साहित्य के मूल्यों के लिए अलग निष्कर्षों की जरूरत है, उसका प्रतिपादन मैं कर सका। यह लेखन साहित्याचे निकष बदलावे लागतील शीर्षक से प्रकाशित हुआ है 2005 में। अभी झुंड नामक उपन्यास प्रकाशित हुआ है 2009 में। मेरे साहित्य का अनुभव विविध भारतीय भाषाओं में हो जाने के कारण मेरी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है। इस कारण शिमला के तिरुवनंतपुरम तक मैं हो आया हूं। प्रत्येक प्रदेश के और प्रादेशिक भाषा के दलितों की विशिष्टता मैंने अनुभव की है। मराठी के बाहर के साहित्य विश्व ने मुझे अलग स्वर और अलग चेहरा दिया है। किसी कार्यक्रम में निमित्त में दिल्ली गया हुआ था, तब राजेंद्र यादव को मैंने हिंदू की कथा वस्तु कही। उन्होंने कहा कि मनु ने इस विषय पर महाभोज लिखा है। मैंने महाभोज पढ़ लिया। मनु भंडारी से भी कुछ अलग मैं लिख सकता हूं, इसका एहसास मुझे हुआ। यही वह दलित संवेदना है। इसी संवेदना के कारण दलित और सवर्ण लेखकों में अंतर किया जा सकता है। तो इसका जिक्र मैं पहले ही कर चुकी हूं कि प्रेमचंद साहित्य में जो दलितों के प्रति संवेदनाएं हैं वे बिल्कुल भिन्न हैं। वे दया की याचना करते हुए लगते हैं दलित पात्र, और जो सवर्ण है वो भीख देते हुए लगते हैं दया की उन्हें। वहीं पर जो है दलित साहित्य बिल्कुल अलग है। वो आक्रोश का साहित्य है, आक्रामक है, विस्फोटक है और अपनी आप बीती सुनाता है, प्रस्तुत करता है। इसका जिक्र मैं पहले कर चुकी हूं। मैंने हिंदू का लेखन किया। उस समय तक मैं हिंदू और महाभोज की तुलना करता रहा। इसी से मुझे सूझा कि चलो अब सवर्ण लेखकों ने दलितों के संबंध में जो लेखन किया है उसकी विवेचना करेंगे। बहुत अच्छा ये तो मतलब विषय है। वे पुस्तकें मैंने प्राप्त की, प्रत्येक को कई कई बार पढ़ा, उनकी मीमांसा की। सवर्ण लेखकों ने जो दलितों का चित्रण विकृत रूप में किया है अथवा दया बुद्धि से, इसका अभी अभी मैंने जिक्र किया। उच्च वर्णियों के लेखन में समाज सुधार का स्वर प्रकट हुआ है। सवर्ण लेखकों ने दलित लेखन की चीर फाड़ करने वाली यह पुस्तक मराठी में ब्राह्मण्य शीर्षक से छप गई है 2007 में। मैं लेखक किस प्रकार हुआ, यह इस विषय की कहानी नहीं है। एक धार्मिक श्रद्धालु लड़का विद्रोही दलित लेखक बनते समय किन किन मोड़ों से गुजरा है, उसका ये आलेख है। एक दलित लेखक के व्यक्तित्व की बुनावट की तफसील बतलाने वाली ये हकीकत है। और अब जाकर अक्करमाशी का जो पाठन है वो संपूर्ण होता है, समाप्त होता है। ये समापन एपिसोड ही था। तो इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं। अपनी समकालीन यात्रा जो थी, अपनी जीवन यात्रा के समकालीन यात्रा का वर्णन प्रस्तुत करते हैं और बहुत सारे सवालों के साथ हमें छोड़ जाते हैं। तो मैं समझती हूं कि इसी तरीके से और भी बहुत सारे विचार हैं जो अन्य आत्मकथाओं में हमें पढ़ने, सुनने, समझने को मिलेंगे। तो यहां पर ये एपिसोड समाप्त होता है। अब अगली कृति मैं आपके सामने कब लेकर आ पाऊंगी इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि हमारे समाज के लिए जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, यहाँ से ठंड में भी रात रात भर बैठ के पढ़ना, नोट्स बनाना, उस लिहाज से तो हमारा समाज इसे सुनने को तैयार ही नहीं है। क्यों उपेक्षा करूं मैं? क्यों उपेक्षित रहे मेरा परिवार, मेरे बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई समाज के पीछे? इस चीज का मंथन मैं भी कर रही हूं। तो अब जब तक समाज अपने आप को इन आत्मकथाओं को सुनने के लिए तैयार नहीं करेगा, राजी नहीं करेगा, तब तक मैं दूसरी कृति से लेकर सामने नहीं आऊंगी। अब ये समाज तय करेगा कि उसे सुनना है या नहीं। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूं।
धन्यवाद।